नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदी मानसविद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का टॉपिक लेकर आई हूं और हम इसी सीटिंग में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। जनरल पेपर कट ऑफ निर्धारित करने का बहुत बड़ा परिमार्जक रहा है और जिस व्यक्ति ने, जिस विशेष ने जनरल पेपर पर ध्यान नहीं दिया, मेरिट से वही बाहर हुआ है। तो बातों में समय बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। दूसरा है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की। और डी है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से संबंधित परियोजना है। इसकी व्याख्या हम देखें, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलुज, ध्यान से, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है तो सतलुज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन में नदियों के नाम दिए गए हैं, रावी, सिंधु, चिनाब, सतलज। तो हमने व्याख्या में अभी देखा, यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी पर बने हुए बांधों से निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन में है मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। इस प्रश्न की अगर हम व्याख्या देखें तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में जो उत्तर इसका बताया गया है वह डी है। अब हम नागार्जुन सागर बांध पर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र, तेलंगाना दोनों राज्यों में स्थित है। अगला हम देखें प्रश्न हीराकुंड बांध पर। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन में शिवनाथ, नर्मदा, महानदी, सोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई, जो कि लंबा विश्व का सबसे बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है, अर्थात यह सिंचाई के मामले में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना से मैथौल, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन में है दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर। इस प्रश्न की व्याख्या है कि मैथौल, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। अब हम कुछ विविध परियोजनाओं के बारे में प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु, उत्तरी कोयल या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तरी कोयल।
इसका व्याख्या है 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल अर्थात सोन नदी की जो सहायक नदी है उस पर स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर है राजस्थान। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। तो ये कुछ महासागर और उनके जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके ऊपर कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसका हमने इस वीडियो में व्याख्या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों को उगाने से इसका तात्पर्य है। कृषि में युग्म पैदावार यानी डबल क्रॉपिंग का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण के लिए चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत में जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज की अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि कृषि में युग्म पैदावार, जैसा कि प्रश्न में भी पूछ लिया गया है, युग्म अर्थात जोड़े पैदावार का आशय किस फसल को उगाने से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ऑप्शन में है कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग या फिर उर्वरकों का प्रयोग या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई ही सही जवाब है। 2020 में भारत में निम्न फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? दाल, मोटे अनाज, गेहूं, चावल या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या इसकी है कि वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 21-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब का स्थान रहा है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती उसे इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अगला हरित क्रांति से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। इसी के दौरान हमारे भारतवर्ष में जो फसलों की जो पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 66-67 से माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों अर्थात हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या फिर गेहूं के उत्पादन में? तो हमने गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति प्राप्त की है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 और 4। व्याख्या है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा
मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति के प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति को सभी कलर को जब हम मिला देते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार यह क्रांति में भी संबंधित है। काली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित क्रांति काली क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? धान, गेहूं, मक्का या फिर गन्ना? तो हमने पहले ही देखा था कि हरित क्रांति के बाद हमारे देश में गेहूं फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगेगा। मैं PDF बना के नहीं पढ़ा पाती हूँ मित्रों, कृपया मेरा सहयोग करें, क्योंकि मैं भी आपके तरह अध्ययनरत हूँ। मैंने UGC नेट की परीक्षा, B.Ed, C.TET सभी क्वालिफाई कर लिया है। मैं किसी भी वैकेंसी में अभी तक बैठ नहीं पाई हूँ, क्योंकि कोई वैकेंसी आई नहीं इस दौरान। तो हम सभी लोग अध्ययन अध्यापन साथ साथ मिलकर करेंगे। मुझे अपने गाइडनर के तौर पे नहीं, बल्कि एक सहभागी के तौर पर देखें और मेरा सपोर्ट करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक को लेकर।